हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल बेटा। मैं आपका बाबा सर और 11th में हमने आपके शुरू किया था पहला चैप्टर जो कि आपके करवा चुका हूं मैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दूसरा चैप्टर और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत तगड़ा चैप्टर है। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं और वो एग्जाम्पल बच्चों को याद करने में समझने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो आज अपन पूरा चैप्टर आपके यहाँ क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो बेटा शुरुआत करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्गीकरण किया गया है, किन किन ने आपके वर्गीकरण किया है, ये सारी आपके चीजें इनमें डिस्कस करेंगे। और 3 जगत आपके यहाँ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अगर बात की जाए, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये आपके यहाँ पढ़ेंगे। प्लांटी अलग से चैप्टर है और उससे अगले वाला एनिमेलिया अलग से आपके क्या है, चैप्टर है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके इस चैप्टर की और सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि वर्गीकरण का इतिहास क्या है। इतिहास की बेटा अगर बात की जाए आपके वर्गीकरण का, तो आपके सबसे पहले अरस्तु आए थे, एरिस्टोटल आए थे। उन्होंने कहा था आपके क्या, एरिस्टोटल क्या थे आपके, अगर एरिस्टोटल के बारे में बात की जाए तो एरिस्टोटल आपके क्या थे बेटा, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण का इन्होंने प्रयास किया। वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण का प्रयास किया बेटा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण का आपके प्रयास करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके अरस्तु हो जाएंगे। इन्होंने पादपों को आपके सरल आकारी की लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांटा। सरल आकारी की लक्षणों का मतलब क्या होता है, बाहर से दिखने के आधार पर। बाहर से दिखने के आधार पर इन्होंने देखा कि ये आपके 3 पादप में बना रहा हूं। ये आपके हो गए बेटा सबसे पहले शाक, मतलब छोटे छोटे प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। उसके बाद आपके झाड़ियां, क्या दिखी इनको, झाड़ियां। और उसके बाद इन्होंने देखे पेड़, उनके क्या देखे, पेड़। मतलब ये आपको 3 अलग अलग चीजें दिख रही है। ये आपके क्या हो गया, आपके पेड़ हो गया। ये क्या हो गई, झाड़ियां हो गई। और ये क्या हो गए, छोटे जो आपके सब्जी के पौधे हो गए, या फिर घास हो गई, या फिर बात की जाए तो गेहूं का पौधा हो गया। तो इन अलग 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब ये बाहर से दिख रहे हैं और जो बाहर से दिखते हैं उन्हें आकारी की लक्षण कहा जाता है। तो आकारी लक्षणों के आधार पर अरस्तु ने आपको प्लांट को कितने भागों में, इनकी पादपों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहले वृक्ष हो गए, दूसरा आपके झाड़ी हो गया और तीसरा क्या हो गया बेटा, शाक हो गया। और अगर बात की जाए, ये तो प्लांट्स की हो गई, अगर बात की जाए जंतुओं को, तो आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, आरबीसी अगर उपस्थित है तो इनेमा और अगर अनुपस्थित है तो एराइमा। ये आपके 2 भागों में इन्होंने क्या किया है, बांटा है। किसको, जंतुओं को। अगर जंतुओं में आरबीसी उपस्थित है तो उनको एक पार्ट में रख दिया, अगर नहीं उपस्थित है तो उनको दूसरे पार्ट में रख दिया। तो बात की जाए अरस्तु की, तो सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले, पादपों को आकारी के आधार पर और जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटने वाले ये वैज्ञानिक थे। पादपों को 3 भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन से, वृक्ष, झाड़ी और शाक। और अगर जंतुओं की बात की जाए तो आरबीसी उपस्थित है वो अलग, अनुपस्थित है वो अलग कर दी है। अब इनके बाद दूसरे भाई साहब थे कैरोलस लीनियस, और इन्होंने क्या किया था, द्विजगत वर्गीकरण किया था। 2 ही जगत में आपके क्या कर दिया, आपके जितने भी जीव थे 2 जगत में बांट दिया। एक जगत इन्होंने रख दिया आपके पादप जगत और दूसरा रख दिया आपके क्या, जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत दोनों रख दिए। तो आपके अगर पूछा जाए कि आपके 2 जगत वाली प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो कैरोलस लीनियस। क्या सर द्विजगती प्रणाली है, नहीं बेटा, ये पहले आई थी इसलिए इसको द्विजगत दे दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी आपके आई है। कौन कौन सी आई है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपके क्या कर दिया, इन्होंने प्लांटी यानी कि पादप और एनिमेलिया यानी कि जंतु में आपको बांट दिया। लेकिन इसकी कमी क्या थी, वो कमियां मैं आपको बता देता हूं, इसलिए ये लागू नहीं होगी। तो कमियों की अगर बात करूं तो इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग नहीं कर पाए। दूसरा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को अलग नहीं कर पाए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जो कि शैवाल होते हैं और अप्रकाश संश्लेषी जो कवक होते हैं के बीच में आपके क्या नहीं कर पाए, भेद नहीं कर सकता द्विजगत प्रणाली। मतलब एक प्रकाश संश्लेषण करता है, एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, दोनों को एक साथ रख दिया।
एक आपके क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है, दोनों को एक साथ रख दिया। एक आपके एक कोशिकीय है, एक बहुकोशिकीय है, दोनों को एक साथ रख दिया। ये आपके क्या नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। कौन सी? द्विजगत प्रणाली। ठीक है, तो अगर बात की जाए द्विजगत प्रणाली किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। कितने जगत दिए थे? 2। कौन कौन से? पादप और कौन सा दिया था मेरे बच्चे? अगर बात की जाए पादप के साथ क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। कमियां क्या थी मैंने बता दिया, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी में अंतर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया किसके बारे में? कैरोलस लिनियस के बारे में। अब आगे बताते हैं। आगे एक वैज्ञानिक आए थे आर.एच. व्हिटेकर, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। बहुत ही तकड़े इनके बारे में दे रखा है। ठीक है, आपके बहुत ही तकड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही आपके क्या था? 5 जगत की प्रणाली इन्होंने ही आपके दी थी, 5 जगत की प्रणाली। और कब दी थी बेटा? ये ईयर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1969 में दिया था। तो पूछा जाए कि आर.एच. व्हिटेकर भाई साहब ने कौन सी आपके कितने जगत प्रणाली दी? 5 जगत आपके वर्गीकरण प्रणाली दी। कब दी आपके? तो याद रखना है 1969। कौन कौन से जगत दिए सर? जगत की बात की जाए तो मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, फंजाई दिया था, प्लांटी दिया था और एनिमेलिया दिया था। कितने हो गए सर? ये 5 हो गए। ठीक है, ये पहले 3 मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और ये जो 2 है आपके, ये आगे अलग चैप्टर है। ये तीसरा चैप्टर है और ये चौथा चैप्टर है, पूरे अलग से चैप्टर है इनके। ठीक है, चलिए आइए अब इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? आर.एच. व्हिटेकर भाई साहब के आधार भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, जैसे अरस्तु का आधार था आपके कि आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को, पादपों को आपके वृक्ष, झाड़ी और शाक में बदल दिया, बांटा था। ठीक है, तो आपके इनका क्या आधार था? अगर इनके आधार की बात की जाए तो पहला था कोशिकीय प्रकार, उनकी कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है, इनकी कोशिका कैसी है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। ठीक है, शारीरिक संगठन एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती? देखो जो प्लांट्स होते हैं आपके, या सब में पाई जाती है लगभग, एक एनिमेलिया के अलावा इसमें आपके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी लगभग सब में पाई जाती। ठीक है, लेकिन इनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, पोषण के आधार पर कौन कैसा आपके स्वपोषी है, परपोषी है, कोई प्रकाश संश्लेषण कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके आधार पर भी इन्होंने आपके क्या किया? बांटा। अगला बेटा प्रजनन के आधार पर कैसा जनन कर रहा है, कैसे टाइप का जनन कर रहा है, लैंगिक जनन कर रहा है, अलैंगिक जनन कर रहा है, अलैंगिक जनन में भी कैसा जनन कर रहा है, सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया। चलिए आगे बात करते हैं आपके फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप यानी कि जाति वर्तीय संबंध। ये भी इन्होंने आधार रखा वर्गीकरण का। तो ये 6 आधार रखे, और यहां से भी बहुत बार आपके नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि पंचजगत प्रणाली, पंचजगत प्रणाली जो है आपके, पंचजगत प्रणाली में उनके वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या था या क्या नहीं था? अगर क्या नहीं था तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा, अगर क्या था तो 3 नहीं होंगे और 1 क्या होगा? होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। चलिए आगे, उसके बाद भी एक और आए थे, कार्ल वोज। कौन आए थे? कार्ल वोज आए थे। इन्होंने कैसी दी? 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी, और इन्होंने 3 डोमेन में बांटा। कितने डोमेन? 3 डोमेन, 6 जगत आपके प्रणाली दी। इन्होंने क्या किया? मोनेरो को 2 भागों में बांट दिया, एक तो आर्कीबैक्टीरिया और आपके क्या बांट दिया? यूबैक्टीरिया। और तीसरा डोमेन कौन सा हो गया? यूकेरिया हो गया। जैसे बात करते हैं आपके, जो आपके क्या होता है बेटा? मोनेरा। इन्होंने मोनेरा को क्या बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया रख दिया, और जो पीछे जो 4 थे उनको आपके इन्होंने क्या कह दिया? यूकेरिया। क्या दे दिया? यूकेरिया दे दिया। ठीक है, तो ये यूकेरिया हो गया एक डोमेन। ठीक है, दूसरा डोमेन इधर वाले 2 हो गए, ये 2 और 3। ठीक है, तो 3 डोमेन में बांट लिया। सर 3 डोमेन कौन कौन से हैं? तो 3 डोमेन मोनेरा को 2 में बांट दिया, एक तो आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया और एक यूकेरिया। ये 3 तो क्या हो गए? डोमेन हो गए, जो कि कार्ल वोज ने दिए थे।
ठीक है, और आपके 6 जगत हो गए। 6 जगत की बात की जाए कौन से हो गए, मोनेरा को 2 में बदल दिया, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, उसके बाद 4 ये हो गए। ठीक है, तो 3 डोमेन और 6 क्या हो गए, जगत हो गए। तो ये था आपके वर्गीकरण का आधार जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब मैं अगर आपको आगे बताऊं मेरे बच्चे, सारणी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, उस सारणी के बारे में बात करें तो यह सारणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो 5 जगत दे रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सर ठीक है, ये 5 जगत समझ में आ गए, नाम याद हो गए कि आपके सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, और उसके बाद पादप, और कौन सा हो गया, एनिमेलिया हो गया। अगर मेरे बच्चे मैं बात करता हूं इसके बाद आपके कोशिका प्रकार की, तो कोशिका प्रकार बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, और बाकी चारों क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक हो जाएंगे। देखो इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अच्छा कर दिया कि इन्होंने RH वी करने, नहीं तो पहले वाले में क्या था बेटा, वी जगत में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दोनों को साथ में रखा था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, प्रोकैरियोटिक अलग बांट दिए जो कि सारे मोनेरा में आते हैं, और यूकैरियोटिक आपके चारों में आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनमें आगे भी लक्षण लिए होंगे, इसलिए ये आपके चारों में आते हैं, दूसरे लक्षण अलग होंगे इनमें। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे की कोशिका भित्ति। मैंने कहा एक में नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती, ये अनुपस्थित होती है, इसमें आपके नहीं पाई जाती, बाकी चारों में होती है। मोनेरा में सेलुलोज की बनी होती है, कुछ में उपस्थित होती है, प्रोटिस्टा में, इसमें फंजाई में सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, इसमें तो होती ही नहीं है सर। ठीक है, केंद्रक झिल्ली की बात की जाए तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रक झिल्ली भी यूकैरियोटिक में होगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी। तो यहां देखो अनुपस्थित लिख रखा है, यहां नहीं पाई जाती, बाकी यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। इन चारों में क्यों है, क्योंकि ये चारों क्या है, यूकैरियोटिक। कहा जाए तो इसी की वजह से यूकैरियोटिक है। अगर केंद्रक झिल्ली है तो इसी की वजह से यूकैरियोटिक है, अगर केंद्रक झिल्ली नहीं है मेरे बच्चे तो यूकैरियोटिक भी आपके नहीं होंगे, यूकैरियोटिक भी आपके नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, फिर प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। अब बात करूं आपके काय संरचना, शरीर कैसा होता है, तो इसका शरीर कोशिकीय होता है, इसका भी कोशिकीय होता है। इसका कैसा होता है, बहुकोशिकीय, इसका उत्तक में होता है, इसका उत्तक अंग और उत्तक तंत्र। ठीक है, ये आपके इन दोनों का सेम है, बाकी कोशिकीय कोशिकीय और इसका बहुकोशिकीय, उसके बाद उत्तक तंत्र और अंग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पोषण की विधि की बात करते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी में रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, ये सारा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और परपोषी भी होते हैं। अगर बात की जाए ये भी आपके स्वपोषी होते हैं, ये आपके परपोषी होते हैं, फंजाई। ठीक है, पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और एनिमेलिया कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या हम जंतु भोजन बना सकते हैं अपना स्वयं? हाँ सर, रसोई में गए, चकला बेलन लिया और आपने क्या बना दिया, भोजन बना दिया। बेटा दुष्ट बालकों, ऐसे नहीं बनाना भोजन। ये तो ठीक है बना रहे हो, लेकिन वो गेहूं कहां से आया, जो आप आटा लगा रहे हो वो गेहूं कहां से आया, बाजरा कहां से आया, ठीक है, पादपों से आया। तो वो भोजन किसने बनाया था, पादपों ने बनाया। तो वो स्वपोषी हो जाएंगे और हम उनके भोजन को खा रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, परपोषी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है सर, प्रजनन की विधि बात की जाए तो स्वयुग्मन, युग्मक सलयन, स्वयुग्मन, निषेचन, 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 निषेचन मतलब सर उनमें आपके लैंगिक जनन होता है, युग्मक बनते हैं, और युग्मकों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। तो ये हो गया वर्गीकरण का आधार। ठीक है, वर्गीकरण का पूरा आधार मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। सर आगे कहां ले चलोगे, आगे अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनेरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मोनेरा पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं मोनेरा के बारे में, जगत मोनेरा के बारे में बात करते हैं। और ये आपके चैप्टर लगभग 5 पॉइंट में कंप्लीट, या 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए आगे मोनेरा जगत के बारे में बात करते हैं, मोनेरा किंगडम के बारे में बात करते हैं। मोनेरा किंगडम क्या होगा बच्चे, कि इसमें आपके पहले ही बताया था सर, इसमें सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं। क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं सर, कोशिकीय आते हैं, जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती सर, वो आते हैं। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आइए बात करते हैं, इसके मुख्य सदस्य क्या हो जाएंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया, और ये सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं।
क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स कौन से में आपके पाए जाते हैं? तो जगत मोनेरा में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स केंद्रक झिल्ली जिनमें नहीं पाई जाती, केंद्रक नहीं पाया जाता, व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता, वो क्या होते हैं? आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जिनमें पाया जाता है वो क्या हो जाएंगे? यूकैरियोट। इसके बाद वाले सारे यूकैरियोट, ये क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं शेप की, आकार की। तो आकार इनका कैसा हो सकता है? गोलाकार। देखिए ये आपके दे रखा है, गोलाकार को कहते हैं कोकाई। क्या कहते हैं? कोकाई। दूसरा होता है आपके, ये लिखा है यहां पे कोकस, कोकाई। ठीक है, आगे लिख रहा है दूसरा छड़ाकार, जिनको कहते हैं बेसिलस, ये लिखा है बेसिलाई। ठीक है, और इनमें क्या बनते हैं? बीजाणु। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखना कि कौन से आकार वालों में बीजाणु बनते हैं। तो आपके कौन से आकार वाले जीवाणु में बीजाणु बनते हैं? तो याद रखना है बीजाणु किस में बनते हैं? बेसिलाई यानी कि छड़ाकार में। तीसरा हो गया बेटा कोमाकार, विब्रियो। ये रहा कोमा आकार का, विब्रियो हो गया। और विब्रियो से आपके क्या होता है? विब्रियो कोलेरी से क्या होता है? एक रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अगर बात करूं आकार की तो सर्पिलाकार स्पाइरलम कहते हैं। ये रहा सर्पिलाकार स्पाइरलम। और अगर बात की जाए तो इनमें क्या पाए जाते हैं? कसाब। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? इंपोर्टेंट, क्योंकि आपके नीट जैसे एग्जाम या अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो एनसीईआरटी में अगर डायग्राम दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चे? इंपॉर्टेंट। में सारे एनसीईआरटी के डायग्राम आपके लेके चलूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मुझे फॉलो करते जाइए ताकि आपकी क्या हो जाए? सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसकी विशेषता है कि ये संरचना में कैसे होते हैं? सरल होते हैं, परंतु व्यवहार और उपापचय में सबसे अधिक विविधता होती है। तो ये लाइन भी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है कि ऐसे कौन से जीव है जो संरचना में तो कैसे होते हैं? सरल होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए व्यवहार और उपापचय की दृष्टि से अधिक विविधता पाई जाती है। संरचना की दृष्टि से सरल और व्यवहार और उपापचय की दृष्टि से आपके बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो ऐसे कौन हो जाएंगे? सीधे आंसर देना है मोनेरा जगत के सदस्य, सीधे आंसर देना है बैक्टीरिया, सीधे आंसर देना है जीवाणु, सीधे आंसर देना है प्रोकैरियोट्स अगर कुछ भी लिखा हो तो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? जगत मोनेरा के आपके शुरुआती आपके जो दे रखा था इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में, उसके बारे में। चलिए आगे बताते हैं, मोनेरा में बात करते हैं। इनको आगे दो भागों में बांट दिया, एक आपके किस में बांट दिया? आर्कीबैक्टीरिया में, और दूसरा किस में बांट दिया? यूबैक्टीरिया। तो दोनों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए पहले बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया ठीक है, किसका है सर सदस्य? अगर बात की जाए जगत की, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, तो सर ये हो जाएगा आर्कीबैक्टीरिया। पीछे बैक्टीरिया लगा है, मतलब मोनेरा, मतलब प्रोकैरियोट्स, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता। संरचना में सरल होते हैं, लेकिन उपापचय और आपके व्यवहार की दृष्टि से कैसे हो जाएंगे? जटिल हो जाएंगे। चलिए आइए, इनके बारे में क्या लिखा है? ये कठोर प्रतिकूल आवासों में मिलते। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति की संरचना आपके अलग अलग होती है, जो इन्हें जीवित रहने में क्या करती है? मदद करती है। इनकी कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है, सर इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, एनिमेलिया के अलावा, जंतु के अलावा सारों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अगर इनकी बात की जाए आर्कीबैक्टीरिया की, तो आर्कीबैक्टीरिया की कौन सी संरचना ऐसी है जो आपके इनको प्रतिकूल आवासों में जीवित रहने के लिए मदद करती है? तो कोशिका भित्ति। ये नीट के एग्जाम में आ रखा है आपके, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है गलत लिखा हो, ठीक है, एक बार देख लेना। और इंग्लिश की एनसीईआरटी में तो सेल वॉल लिखा है। ठीक है बच्चे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये भी आगे दो तीन प्रकार के हो जाएंगे, मैथेनोजेंस हो जाएंगे, हेलोफिलस हो जाएंगे और थर्मोएसिडोफिलस हो जाएंगे। अगर बात करें मैथेनोजेंस की, नाम से पता चल रहा है ये मैथेन CH4 उत्पादित करते हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में, जो कि मार्सी एरिया है, ठीक है, मवेशियों के आमाशय में, यानी कि जो रूमेन है, में मिलते हैं और किसका उत्पादन करते हैं? बायोगैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर बात की जाए मैथेनोजेंस किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, ये दोनों चीजें बता दी। एक तो बायोगैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और दूसरा कहां कहां पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र और मवेशियों के आमाशय में।
मवेशी होते हैं ना, जो गाय भैंस, उनके आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां से आपके क्या ये बायोगैस उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया बेटा हेलोफिलस, और हेलोफिलस भी नाम से पता चल रहा है लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। सर लवणीय क्षेत्रों में जीवित रह जाते हैं? हाँ जी बच्चे, जीवित रह जाते हैं। क्यों सर? आपने बताया नहीं, मैंने बताया है मेरे बच्चे। ये आपके विपरीत परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं अपनी कोशिका भित्ति की वजह से। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति की वजह से। ऐसी संरचना जो इनको प्रतिकूल आवासों में जीवित रहने के लिए क्या करती है? मदद करती है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मो एसिडोफिल, और ये ऐसी जगह पे रह सकते हैं जो गर्म गंधक जल आपके झरने होते हैं, हॉट सल्फर आपके जो स्प्रिंग होते हैं में उच्च तापमान, यहाँ का तापमान उच्च होगा, इनका वातावरण कैसा होगा? अम्लीय होगा, वहां भी ये जीवित रह सकते हैं। सोचो जीवित रहने में मदद कौन करता है? बार बार वही चीज बोलूंगा ताकि याद हो जाए। सर कोशिका भित्ति की संरचना। सर कोशिका भित्ति की संरचना उन्हें जीवित रहने में क्या करती है? मदद करती है। चलिए ये हो गया क्या किसके बारे में? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आगे पढ़ाता हूं मैं आपको सर यूबैक्टीरिया, और इनको क्या कहते हैं? वास्तविक जीवाणु कहते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। और इनमें कठोर कोशिका भित्ति और क्या पाए जाते हैं? कसाब यानी कि फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगर यदि वो चल हो, अगर वो चल सकते हैं तो उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और अगर वो चल नहीं सकते तो फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। अगर वो चल सकते हैं तो फ्लैजिला होंगे, अगर वो नहीं चल सकते तो फ्लैजिला नहीं होंगे। ये किसके बारे में हो गया? आपके यूबैक्टीरिया के बारे में हो गया। और कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिक कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? इससे पहले वाला आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं जहां कोई नहीं रह सकता। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति की वजह से। चलिए इसमें मैं बताता हूं आपको साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल के बारे में। ये नील हरित शैवाल क्या करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके आपके खुद के भोजन का निर्माण कर सकते हैं। ये हो गया किसके बारे में? क्यों कर सकते हैं सर? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये कैसे होते हैं सर? एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी वाले होते हैं, मतलब आपके होंगे तो एक कोशिकीय, होंगे तो एक कोशिकीय, लेकिन साथ साथ रहेंगे, और साथ साथ रहेंगे मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। क्या रहते हैं? कॉलोनी बना के रहते हैं। और तंतुमय भी होते हैं। तंतुमय कौन से होते हैं सर? आपके नोस्टॉक और एनाबिना और स्पाइरुलिना। ये तीन एग्जाम्पल यहां दे दिए। तो अगर पूछा जाए यूबैक्टीरिया का सर एग्जाम्पल बताइए, तो यूबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखा है। नोस्टॉक हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा, और स्पाइरुलिना हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए आइए आगे बातें करते हैं। इनमें आपके क्या पाई जाती है? हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। सर हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं क्या होती है? विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और ये किस में पाई जाती है? नोस्टॉक में। किस में पाई जाती है? नोस्टॉक में। पहला क्वेश्चन, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं क्या करती है? तो ये वातावरण वाली, जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है उसका क्या करती है? स्थिरीकरण करती है। दूसरा, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? नोस्टॉक में। किसमें पाई जाती है? नोस्टॉक में। और इनके चारों तरफ आपके श्लेष्मा का आच्छद पाया जाता है, इनकी आपके म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। ये देखिए इनके चारों तरफ जो आपके ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये किसका आवरण है? श्लेष्मा का आवरण है। और ये डायग्राम किसका है सर? सर यहाँ तो आपके हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, और जिसमें हेटेरोसिस्ट पाई जाती है वो आपके एग्जाम्पल है किसका? नोस्टॉक का। किसका एग्जाम्पल है? नोस्टॉक का। और ये आपको कैसी संरचना दिख रही है? तंतु जैसी संरचना दिख रही है, और तंतु जैसी संरचना भी किसकी है? नोस्टॉक की है। ये सारी चीजें किसके बारे में बताई मैंने आपको? यूबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा दिया, यूबैक्टीरिया पढ़ा दिया। अब यूबैक्टीरिया में आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ा दिया। साइनोबैक्टीरिया में मैंने नोस्टॉक, एनाबिना और स्पाइरुलिना, इन तीनों के बारे में बता दिया।
ठीक है, होते एक कोशिकीय हैं लेकिन कॉलोनी में रहते हैं, तंतुमय होते हैं, नोस्टॉक, एनाबिना और स्पाइरुलिना। जो आपके नोस्टॉक होता है उनमें हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है और इसके चारों तरफ आपके श्लेष्मा का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। ये हो गया किसके बारे में, आपके यू बैक्टीरिया के बारे में। आइए सर आगे और बात करते हैं किसके पॉइंट के बारे में। पहला साइनोबैक्टीरिया तो हो गया इसमें, ठीक है, एग्जांपल दे दिया किसमें, यू बैक्टीरिया में। लेकिन यू बैक्टीरिया में आपके आगे मैं कुछ और पॉइंट बताना चाहता हूं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सर क्या है बताइए जरा। आपके अगर पॉइंट की बात की जाए तो यू बैक्टीरिया में आपके पोषण कैसे पाया जाता है, कैसा पोषण पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। अभी तो बताया सर साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि आपके यू बैक्टीरिया में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही हो, और भी तो हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उनका आपके कुछ में से उसमें से कुछ रोगजनक होंगे, ठीक है, और उनमें जनन कैसा होता है, ये तीनों पॉइंट में आपको यहां बताऊंगा। चलिए आइए बात करते हैं। ये पहले तो रसायन संश्लेषी होते हैं आपके, मतलब रसायन संश्लेषी, ठीक है। दूसरा आपके क्या होते हैं, ये करते हैं क्या है, रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया का ऑक्सीकरण करते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, Fe और S यानी कि सल्फर के पुनश्चक्रण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपके कौन से यू बैक्टीरिया आपके किसके पुनश्चक्रण में सहायता करते हैं। तो आपके लिखा है नाइट्रोजन, आपके क्या हो गया बेटा, फास्फोरस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, Fe हो गया, और किसकी बात करें, आपके सल्फर के पुनश्चक्रण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, रसायन संश्लेषी आपके होते हैं जो कि आपके अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, किसका, नाइट्रेट और नाइट्राइट का। चलिए सर दूसरे कैसे होते हैं, परपोषी भी होते हैं। सर स्वपोषी तो होते हैं ना, हाँ जी स्वपोषी मैंने पहले लिखा दिया, ठीक है। परपोषी होते हैं, प्रकृति में बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और अधिकतर कैसे होते हैं बेटा, अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। अब अगर इसमें बात की जाए बेटा कि आपके दूध से दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस यही का है, ठीक है। प्रतिजैविक उत्पादन वाला आपके स्ट्रेप्टोमाइसीज वो भी यही का है, ठीक है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले करने वाला राइजोबियम वो भी यही का है, ठीक है। तो ये सारे किस्में आपके क्या आते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं, और ये पोषण का इसमें क्या हो गया, प्रकार हो गया, ठीक है। चलिए रोगजनक की बात करते हैं। मानव में आपके हैजा करने वाला कोलेरा विब्रियो कोलेरी, अभी बताया था कौन सा कॉमा वाला डायग्राम बताया था। टाइफाइड करने वाला साल्मोनेला टाइफी, टिटनेस, टीबी, ये सारे आपके किसके कारण होते हैं, यू बैक्टीरिया के कारण होते हैं और बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है। पादप में रोग करने वाला, सिट्रस कैंकर करने वाला आपके, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, जेंतोमोनास, ये आपके सिट्रस कैंकर करने वाला, जो नींबू होता है उसके ऊपर धब्बे हो जाते हैं ना ब्राउन कलर के, सिट्रस कैंकर रोग, ठीक है। तो वो करने वाला भी आपके क्या है, यू बैक्टीरिया है। सर जनन की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है। ये आपके जैसे कोशिका है, इसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और एक से क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या हो गया, जनन हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु भी बनाते हैं। बीजाणु के बारे में मैंने डायग्राम में बताया था, सेकेंड वाला जिसे बेसिलस कहते हैं, बीजाणु बनते हैं, ठीक है, वो बताया था। देखो आपके यहां भी लिखा है, डायग्राम में दे रखा है, और कौन दे रखा है, इससे सीधा एग्जाम्पल पूछ सकता है क्योंकि आपके डायग्राम में है, बीजाणु लिख रखा है। चलिए आइए बात करते हैं लैंगिक जनन की। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आपके डीएनए स्थानांतरण द्वारा भी जनन होता है। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में क्या हो जाएगा, डीएनए स्थानांतरण हो जाएगा, और वो क्या होगा बेटा, लैंगिक जनन। इनका लैंगिक जनन ऐसे होता है जीवाणु में, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, जीवाणु में जनन के बारे में हो गया। तो मैंने आपको क्या किया बेटा, जीवाणु के बारे में पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसी में, जीवाणु में माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया आपको, आर्किबैक्टीरिया। दूसरा कौन सा बताया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया, साइनोबैक्टीरिया, पोषण का प्रकार, रोगजनक और आपके जनन, ये चारों बताए। और अब आपके माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। आपके सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, अनुपस्थित। ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। पादपों और जंतुओं में क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं,
ठीक है, ये आपको सारे चारों पॉइंट इसमें माइकोप्लाज्मा में क्या रखने हैं, याद रखने हैं। बहुत ही इजी है। ये हो गया आपके किसके बारे में बेटा, आपके मोनेरा जगत के बारे में। और मोनेरा जगत में मैंने पहले ही बोला था क्या आएंगे बेटे, कि उसमें आएंगे सर सिर्फ आपके, क्या सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे आपके सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आएगा आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और सिर्फ क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये तीन मैंने पूरे डिफरेंट तरीके से अलग अलग करके मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक भी, यहां तक आपके एक भी ऐसी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर यहां आपके कोई भी एग्जाम का पढ़ते हैं तो यहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड अगर एग्जाम होता है तो यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने का कोई भी चांस नहीं है। चलिए आइए आगे बात करते हैं अगले जगत की, और अगला जगत हो गया प्रोटिस्टा। पहले मैंने वर्गीकरण बताया, उसके बाद जगत मोनेरा बताया, और अब आपको मैं जगत आपके क्या बता रहा हूं, प्रोटिस्टा बता रहा हूं, जो कि आपके पॉइंट नंबर कौन सा है, 3 है। चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्या इसके बारे में लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कि सभी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इसमें एक कोशिकीय के साथ साथ क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है सर, इसमें केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इस जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है, मतलब आपके इसमें निर्धारित नहीं है, इसमें सुविकसित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांक होते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोटिस्टा में मैं आपको पढ़ा देता हूं क्राइसोफाइट, उसके बाद आपके क्राइसोफाइट के बाद डायनोफ्लेजिलेट, उसके बाद यूग्लिनॉइड, उसके बाद अगर मैं बात करूं औपंग कवक, और उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा प्रोटोजुआ। ये 5 पढ़ाते ही ये जगत भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, क्राइसोफाइट की। सबसे पहले क्राइसोफाइट की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट में सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें आपके डाई एटम्स आते हैं, और क्या आते हैं आपके डेस्मिड आते हैं, जिनको सुनहरे शैवाल कहते हैं। आपकी सारी एनसीईआरटी बेस्ड लाइनें मैं अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, इनका आवाज क्या होता है, स्वच्छ जल होता है, और लवणीय भी आपके होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। मतलब आपके बिना लवणीय पानी स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, और किस में पाए जाते हैं, आपके समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, जो कि आपके लवणीय होता है। अगर इनके डाई एटम्स की बात की जाए, डाई एटम्स की बात की जाए तो इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, साबूदानी जैसी होती है। साबूदानी आपने देखी होगी। ठीक है, उसके सॉप बॉक्स, इंग्लिश अगर किसी को आती हो, हिंदी समझ में नहीं आती हो साबूदानी, तो उनको बताऊं सॉप बॉक्स। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। चलिए, की तरह इनमें 2 आच्छद बनाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 आच्छद बनाती है। ठीक है, ये नीचे वाला आच्छद, ये ऊपर वाला आच्छद, बीच में साबुन रख दो आप। ठीक है, भित्ति में आपके क्या होती है, सिलिका होती है, इसलिए इसको कोई नष्ट नहीं कर सकती। तो अगर कोई पूछ ले कि किसकी आपके कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह होती है, तो किसकी कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह होती है, डाई एटम्स की। अब डाई एटम्स आपके किसके सदस्य हैं, क्राइसोफाइट के, और क्राइसोफाइट किसका है, प्रोटिस्टा का। तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगली बात की जाए, कोशिका भित्ति जो आपके साबूदानी की तरह है, उसमें आपकी सिलिका भी पाई जाती है, इसकी वजह से ये नष्ट नहीं होती। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। समुद्र के मुख्य उत्पादक है ये आपके। और अगर बात की जाए जो मृत डाइएटम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डाइएटमी मृदा कहते हैं। मृत हो जाएंगे क्योंकि उनमें सिलिका पाई जाती है। अब वो नष्ट तो होगी नहीं उनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं होगी तो मृदा की तरह दिखेंगे। मृत डाइएटम, उनको कहते हैं डाइएटमी मृदी। और इसका उपयोग किया जाता है पॉलिशिंग और तेल एवं सिरप के निस्यंदन में, मतलब उनको साफ करने में। एक तो पॉलिशिंग, जो पॉलिश करते हैं उनमें, और दूसरा आपके तेल और सिरप के निस्यंदन में। किसका करते हैं उपयोग, डाइएटमी मृदा का। डाइएटमी मृदा सर क्यों बनती है, क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति होती है, वो साबूदानी की तरह होती है, और उनमें सिलिका पाई जाती है, और सिलिका की वजह से वो आपके नष्ट नहीं होगी। किसमें होता है सर, डाइएटम। डाइएटम किसमें, क्राइसोफाइट में। क्राइसोफाइट किसमें सर, प्रोटिस्टा में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे जीव है सर, एक कोशिकीय है, कैसे जीव है सर, यूकैरियोट्स है।
ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हो गया दूसरा आपके डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बताऊं तो ये कैसे होते हैं, मुख्यतः समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आगे मैं बताऊं इनका रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, भूरा हो सकता है, लाल हो सकता है, क्योंकि इनमें ये वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक पर निर्भर करता है कि कैसे होंगे, कैसे होंगे, रंग बिरंगे होंगे। रंग आपके पीला, हरा, भूरा और कैसा हो सकता है, लाल हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर पूछा जाए पीला, हरा, भूरा, लाल रंग किनका होता है तो डायनोफ्लैजिलेट, सीधा आंसर आना चाहिए। ठीक है, कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की आपके क्या पाई जाती है, पट्टिकाएं पाई जाती है, कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। ये देखिए, ये आपके क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पर पट्टिका पाई जाती है। और ये पट्टिकाएं किसकी है बेटा, ये पट्टिकाएं किसकी है आपके सर, ये पट्टिकाएं बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला मैं आपको बताऊं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबवत पाया जाता है और एक कैसा पाया जाता है, अनुप्रस्थ खांच में। दो फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें, मैं आपको बता दूं, एक तो ऐसे पाया जाता है, एक ऐसे ये रहा बना हुआ। ठीक है, एक लंबवत पाया जाता है और एक कैसा पाया जाता है, अनुप्रस्थ पाया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे दो फ्लैजिला कौन से आपके प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं तो सीधे बोलना है डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं। दोनों कैसे होते हैं, एक लंबवत होता है और एक कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। ये चीज क्लियर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आया था नीट में कि आपके लंबवत और अनुप्रस्थ आपके फ्लैजिला किसमें पाए जाते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट। नाम से पता चल रहा है, डायनो मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। इनमें आपके रेड टाइप की बात करते हैं, मतलब जो लाल कलर के डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, जैसे गोनियालेक्स। कौन, गोनियालेक्स में तीव्र विस्फोट होता है, उसके कारण क्या होगा, समुद्र का रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग का। मतलब आपके तीव्र विस्फोट होता है, इतना जनन करते हैं कि विस्फोट होता है तीव्र, और लाल कलर के होते हैं तो समुद्र का रंग कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा संख्या में हो जाएंगे तो समुद्र का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और ये कैसे होते हैं, विषाक्त होते हैं, टॉक्सिन छोड़ते हैं, जिससे मछलियां क्या हो जाती है, मर जाती है। तो अगर बात की जाए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मछलियों को मारने वाले लाल कलर के डायनोफ्लैजिलेट का क्या एग्जाम्पल होगा, तो गोनियालेक्स होगा। या गोनियालेक्स का कलर कैसा होता है, तो लाल होता है। गोनियालेक्स है क्या, डायनोफ्लैजिलेट। कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो, एक लंबवत एक अनुप्रस्थ। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो पहला मैंने क्या बताया आपके, पहला आपको बताया था ये रहा आपके क्राइसोफाइट। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट। तीसरे पे आते हैं यूग्लिनॉइड, ये आपके मैंने डायग्राम इसका बता दिया साथ में जो एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे बात करते हैं यूग्लिनॉइड की बात करते हैं। और यूग्लिनॉइड आपके कैसे आवास इनका होता है, स्वच्छ स्थिर जल, चलते हुए पानी में नहीं पाए जाते, एक जगह रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी अगर बात करूं, इनकी जो कोशिका भित्ति इनमें आपके अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके स्थान पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन युक्त आपके परत पाई जाती है, जिसको कहते हैं पेलिकल। और ये इसके शरीर को क्या बनाती है, लचीला बनाती है। तो सीधा क्वेश्चन, ऐसे कौन से आपके प्रोटिस्टा है जिनमें आपके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो कोशिका भित्ति यूग्लिना में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति के स्थान पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन की पतली परत पाई जाती है। उस प्रोटीन की परत को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। ठीक है, तो यह आपके सामने रहा कि इसके स्थान पर प्रोटीन युक्त परत पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, जो आपके इसके शरीर को क्या बनाती है, लचीला बनाती है। इसमें आपके दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। देखो डायनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला है, लेकिन एक कैसा है, लंबवत है, और एक कैसा है, अनुप्रस्थ है। और इसमें भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन एक छोटा होता है, एक लंबा होता है। यहां लंबवत और अनुप्रस्थ नहीं बोला है, यहां छोटा और क्या बोला है, लंबा बोला है। तो इसमें भी डायनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला, इसमें भी दो फ्लैजिला, लेकिन इसमें एक लंबवत एक अनुप्रस्थ, इसमें एक आपके कैसा हो गया, छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। यह आपको क्लियर होना चाहिए।
आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें पोषण आपके सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी होते हैं, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश के अभाव में क्या हो जाएंगे, परपोषी हो जाएंगे। मतलब सूर्य का प्रकाश है तो स्वपोषण अपना भोजन स्वयं निर्मित करेंगे, और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो परपोषी मतलब शिकारी की तरह कार्य करेंगे। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो युगलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युगलिना हो जाएगा। और युगलिना का आपके डायग्राम दे रखा है, ये इसमें एक फ्लैजिला बहुत बड़ा है और एक क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा। ये लो, ठीक है। तो ये बता दिया। क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं बेटा। छोटा और बड़ा फ्लैजिला किसमें पाया जाता है, सर युग्लिनोइड में। अनुप्रस्थ और लंबवत फ्लैजिला किसमें पाया जाता है, डायनोफ्लैजिलेट में। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बन सकता है। ऐसे कौन से हैं जो सूर्य के प्रकाश में तो स्वपोषी और सूर्य के प्रकाश के अभाव में परपोषी, युग्लिनोइड। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, पूरी थ्योरी आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके मतलब ऐसी थ्योरी हो ना, कहीं से पूछ लो उठा के। आधी रात को भी 2 बजे जगह के अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा फ्लैजिला किसका होता है, युग्लिना का। एक अनुप्रस्थ एक लंबवत किसका होता है, तो बात की जाए डायनोफ्लैजिलेट का। तो मैं क्या कह रहा हूं, आधी रात को भी अगर उठा के पूछ ले, अगर आपको आंसर पता है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। 2 हो गया, क्राइसोफाइट पढ़ा दिया, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा दिया, युग्लिना पढ़ा दिया, युग्लिनोइड पढ़ा दिया। 3 मैंने पढ़ा दिए। आइए अगले 2 की बात करते हैं। और अगले 2 में पहला हो गया आपके अवपंक कवक, यानी कि 4 नंबर क्या हो गया, अवपंक कवक हो गया। सर कवक है तो यहां क्यों रखा, मैंने क्या कहा, आपको वर्गीकरण किया गया बहुत अच्छे तरीके से। अब क्यों रखा गया, देखिए आप बात करते हैं। ये कैसे होते हैं, मृत पोषी प्रोटिस्टा होती हैं। ऐसे प्रोटिस्टा जो आपके मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। आगे मैंने 3 पढ़ा दिए, उनमें तो कोई मृत पोषी नहीं पढ़ा था। एक ये आपके सामने, इनमें भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऐसा कौन सा प्रोटिस्टा है जो मृत पोषी होता है, क्लियर आंसर बिल्कुल सीधा। सर मृत पोषी वाला तो एक ही है सर, आपके कौन सा, अवपंक कवक। अगर मैं बात करूं ये किस पे, सड़ी गली पत्तियों पर चलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम वो नहीं है जो क्या करता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम वो नहीं है जो मलेरिया, ये एक समूह बनाते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये याद रखना है। कौन सी परिस्थितियों में, आपके अनुकूल परिस्थितियों में। और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु होते हैं, इनके युक्त फलनकाय का आपके क्या बनाते हैं, फलनकाय बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। बीजाणुओं में वास्तविक भित्ति आपके होती है और ये वायु द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। तो अगर पूछे कि अनुकूल परिस्थितियों में आपके एक अवपंक कवक एक समूह बनाते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं, आपके प्लाज्मोडियम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा भी बन सकता है कि अनुकूल परिस्थितियों में एक प्लाज्मोडियम नाम का आपके समूह बनता है, वो किस में बनता है, अवपंक कवक में। लेकिन जब भी आपके प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, ये बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं और बीजाणुओं में वास्तविक भित्ति होती है और ये वायु द्वारा फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे वायु द्वारा परागकण जाते हैं ना, वैसे वायु द्वारा बीजाणु भी जाते हैं। ये किसके हो गए, अवपंक कवक के हो गए। आइए बात करते हैं आगे वाले की, प्रोटोजोआ की। और प्रोटोजोआ में इसके सभी सदस्य कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। या तो परजीवी होंगे या परभक्षी होंगे। और ये जंतुओं के पुरातन संबंधी है, रिलेटिव है, पुराने जमाने से। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। ये 4 प्रकार का होगा, अमीबिया आपके प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, पक्ष्माबी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। सबसे पहले अमीबिया की बात करते हैं, तो इसमें कूटपाद स्यूडोपोडिया द्वारा गमन होता है और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका आपके ये डायग्राम दे रखा है C नंबर का। ठीक है, ये वाला अवपंक कवक का, किसका है, अवपंक कवक का ये डायग्राम है, आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे वाले में मैं बताऊं, अमीबिया आपके अमीबिया आपके प्रोटोजोआ में क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया द्वारा क्या होता है, गमन होता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। और एक और हो जाएगा कौन सा, एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका 12th में आपके एक रोग का नाम है। तो वो किससे होता है? अमीबा द्वारा या एंट अमीबा द्वारा? एंट अमीबा द्वारा। एंट अमीबा क्या है सर? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। ये देखिए वर्गीकरण है बेटा, आपके हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे की, कसाबी का। ठीक है, फ्लैजिलेट, इनमें फ्लैजिला आपके उपस्थित होते हैं। अब क्या हो जाएगा? ट्राइनोसोमा। ठीक है, निंद्रा रोग करता है ये आपके, क्या करता है? निंद्रा रोग करता है। पक्षमा भी हो जाएगा, हजारों सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमा पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन निगलने के लिए क्या होता है? ग्लेट पाइप ग्लेट होती है, और इसका क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। और पैरामीशियम का ये आपके डायग्राम चप्पल जैसा, कैसा? चप्पल जैसा डायग्राम। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं स्पोरोजोआ। इनका जीवन चक्र में संक्रामक अवस्था क्या होती है? बीजाणु होती है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कौन सा रोग करता है? कौन सा रोग करता है? मलेरिया। तो आपको सर इतने दिन ये भी पता था कि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। लेकिन आज आपको ये भी हो गया वो आगे कौन से ग्रुप में आता है? स्पोरोजोआ में। ना तो वो अमीबी होता है, ना आपके कौन सा होता है? कसाबी, ना पक्षमा भी होता है, वो होता है आपके कौन सा? स्पोरोजोआ। क्योंकि इसमें एक संक्रामक अवस्था पाई जाती है, उसको स्पोरोजोइट कहते हैं। सारी चीजें बता रखी है बेटा। अगर आप 12th पहले पढ़ चुके हैं तो 12th में मैंने बता रखी है, जहां भी पढ़ाऊंगा सारी चीजें रिलेट होनी चाहिए। और अगर रिलेट होती है ना आपको, तो आपका ब्रेन काम करता है। ठीक है, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, और ब्रेन काम नहीं कर रहा तो फिर चीजें याद रहना मुश्किल हो जाएगी। चलिए आइए बात करते हैं, ये हो गया किसके बारे में बेटा? आपके दूसरे प्रोटोजोआ के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले वर्गीकरण बताया, वर्गीकरण के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? मोनेरा के बारे में। और मोनेरा के बाद अगर मैं बताऊं आपको तो किसके बारे में पढ़ाया? प्रोटोजोआ के बारे में। ये सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दी? क्लियर कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले के बारे में। अगला क्या आ जाएगा सर? 4 नंबर पॉइंट। और 4 नंबर पॉइंट में क्या आ जाएगा? जगत आपके कवक आ जाएगा। किंगडम कौन सा आ जाएगा? फंजाई आ जाएगा। सर आप 5 पढ़ाने वाले हैं किंगडम? हाँ जी। पहला कौन सा? मोनेरा। दूसरा कौन सा? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा? फंजाई। चौथा कौन सा? प्लांटी। और पांचवा कौन सा? एनिमेलिया। मैंने पहले ही बोला है प्लांटी और एनिमेलिया 2 अलग चैप्टर है पूरे। तो इसमें आपके ये पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? आपके विषाणु, वायरल, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बहुत इजी चैप्टर है बेटा। ठीक है, बस एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं इनके लक्षण कैसे होते हैं। ये विविधतापूर्ण आकारिकी और इनका आवास होता है कवक का। ठीक है, इनकी संरचना कैसी होती है? तंतुमय होती है, यीस्ट को छोड़कर, क्योंकि यीस्ट कैसा है? एक कोशिकीय। यीस्ट आपके एक कोशिकीय है, उसकी संरचना तंतुमयी नहीं होती है, क्योंकि वो एक कोशिकीय है, उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। तो तंतु कैसे बनेगा सर? इसके अलावा जितने भी है सारे कैसे होते हैं? तंतुमयी संरचना होती है। ठीक है, तंतुओं को क्या कहते हैं? आपके हाइपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपी कहते हैं। और उनके जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये तंतु है आपके, ये एक तंतु है, इसको हाइपी कहेंगे। ये 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 तंतु इसको हाइपी कहेंगे। और ये तंतु है, इसको हाइपी कहेंगे। ये तंतु इसको हाइपी कहेंगे, हाइपी कहेंगे, हाइपी कहेंगे, हाइपी कहेंगे। लेकिन एक जाल बना लिया, जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ये रहा आपके कि आपके कवक कैसे होते हैं सर? तंतुमय होते हैं। बस एक कवक नहीं होता। कौन सा सर? यीस्ट। यीस्ट कैसा होता है? एक कोशिकीय। उसके अलावा सारे तंतुमय होते हैं। तंतु को हाइपी कहते हैं। और हाइपी अगर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? माइसीलियम बन जाएगा। तो आपके सामने ये संरचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके संकोचीय होते हैं। मतलब हाइपी कैसे होते हैं? पट रहित होते हैं। मतलब हाइपी में पट नहीं पाया जाता। बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये आपके हाइपी है, अभी बड़ा बना के बता रहा हूं, पहले एक ही लाइन बनाती थी। ठीक है, ये आपके क्या है? हाइपी है। इसमें बीच में कोई पट नहीं पाया जाता। 2 बता देता हूं, एक इधर भी बना देता हूं। ठीक है, ये आपके क्या है? पट पाए जाते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का पट नहीं है, तो ये केंद्रक आपके आसपास हो जाएंगे। हाँ जी, केंद्रकों के, बहुत सारे केंद्रकों के। अब इसमें आपके पट पाए जाते हैं, तो केंद्रक क्या हो गए? अलग अलग हो गए। केंद्रक अलग अलग हो गए। एक में केंद्रक बहुत साथ हैं। अगर पट नहीं है तो केंद्रक बहुत सारे एक साथ हो गए, और उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आपके संकोचीय कहते हैं। क्या कहते हैं? संकोचीय हाइपी। मतलब पट रहित होता है और उसमें केंद्रक क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। ये हो गया
सर दूसरे की बात कीजिए, पट्टीय। पट्टीय हाइपी की बात करते हैं, और पट्टीय हाइपी की बात करें तो ये पट युक्त होते हैं, और अगर पट युक्त होते हैं तो केंद्रक क्या होंगे, अलग अलग। ये मैं आपको आगे जैसे जैसे कवक पढ़ाता जाऊंगा, अभी आपको देखो समझा दिया मैंने, पहले इसलिए समझाया है ताकि जब मैं आगे बोलूं कि इसमें पट्टीय पाए जाते हैं, इसमें पट्टीय नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ आना है, अगर पट्टीय पाए जाते हैं तो केंद्रक अलग अलग, अगर पट्टीय नहीं है तो केंद्रक एक साथ, और अगर एक केंद्रक एक साथ है तो बहुत सारे केंद्र क्या कहलाते हैं, सिंसाइटियम कहलाते हैं, संकोचीय कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा पट्टीय युक्त हाइपी हो गया। अगर बात करूं बेटा कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति आपके काइटिन की बनी होती है और किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और अगर आगे मैं बात करूं पोषण की, तो पोषण की बात करूं मेरे बच्चे, ये मृत जीवी भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं, ये सहजीवी भी होते हैं। मृत जीवी मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन का अवशोषण करते हैं, परजीवी मतलब पादपों और जंतुओं पर परजीवी होते हैं, और सहजीवी का मतलब किसी के साथ आपके संबंध बना के जीते हैं, उसको भी फायदा देते हैं, खुद भी फायदा लेते हैं। अगर बात की जाए लाइकेन की, तो लाइकेन में शैवाल के साथ संबंध बनाता है कवक। अगर बात की जाए माइकोराइजा की, तो पाइनस की जड़ों के साथ संबंध बनाता है कौन, कवक। तो यहां तो आपके पाइनस हो जाएगा, साथ में कौन हो जाएगा, कवक। यहां आपके शैवाल हो जाएगा, लाइकेन में साथ में कौन हो जाएगा, कवक। लाइकेन के बारे में मैं आपको इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है आपके लाइकेन, तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। यहां याद रखना है कि लाइकेन किसके साथ कौन संबंध बनाता है, तो कवक और शैवाल संबंध बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, लाइकेन। और अगर पाइनस की जड़ों के साथ अगर कवक संबंध बनाए तो क्या बन जाएगा, माइकोराइजा। तो ये तो हो गया सहजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो आपके पादपों से या जंतुओं से पोषण लेते हैं, और मृत जीवी क्या होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेते हैं। कितना सिंपल है बेटा, इतना सिंपल मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई कर सकता है, ठीक है। अच्छा सर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, किसमें सर, आपके कवक में, और किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड। कितना सिंपल। सर पट्टीय आपके कवक कौन से होंगे, जिनमें पट पाए जाते हैं, और पट पाए जाते हैं तो केंद्रक अलग अलग होंगे, जिनके तंतु में पट पाए जाते हैं। ये तंतु है, ये पूरा क्या है, तंतु है, इनके तंतु में पट पाए जाते हैं, ठीक है। पट मतलब दीवारें पाई जाती है, तो केंद्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और जिनमें नहीं पाए जाते हैं वो आपके क्या हो गए, अपट्टीय हो गए, और उनके केंद्रक सारे एक साथ होंगे, तो उनको सिंसाइटियम संकोचीय कहते हैं। तो ये आपके किसके बारे में हो गया, आपके कवक की सामान्य जानकारी। अब मैं आपको एक एक करके सारे आपके कवक के जो अपने आगे वर्ग है उनके बारे में बताता हूं। तो मैं कौन कौन से कवक में क्या क्या पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको जनन, थोड़ा जनन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद कवक के 4 वर्ग होंगे। पहला कौन सा होगा, फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद कौन सा होगा, एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद कौन सा होगा, बेसिडियोमाइसिटीज। और उसके बाद कौन सा होगा आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चारों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपके किसके बारे में बात करते हैं, पहले जनन के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जनन के बारे में बात करते हैं। और जनन में भी आपके कौन कौन सा होगा, सर कायिक जनन होगा, हाँ जी। सर अलैंगिक जनन होगा, हाँ जी। सर लैंगिक जनन होगा, हाँ जी। तो ये तीनों प्रकार का आपके इसमें क्या पाया जाएगा, जनन पाया जाएगा। कायिक जनन भी पाया जाएगा, लैंगिक जनन भी पाया जाएगा, और अलैंगिक जनन भी पाया जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कायिक जनन में कैसे कैसे क्या क्या जनन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, इसमें आपके क्या पाया जाता है, खंडन पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है, बडिंग पाई जाती है, ठीक है। आपके क्या पाया जाता है, फीजन पाया जाता है, ठीक है। ये आपके थोड़ा गलत हो जाएगा हिंदी वर्ड, फीजन लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं लैंगिक जनन किसके द्वारा, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, आपके कॉनिडिया के द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है, और आपके स्पोरेंजियोफोर के द्वारा होता है, ठीक है। अगर बात की जाए आपके लैंगिक जनन ऊस्पोर के द्वारा होता है, एस्कोस्पोर के द्वारा होता है, बेसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। ये आगे आएगा बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनते हैं, मतलब आपके उसमें कौन सा होगा, लैंगिक जनन होगा। एस्कोस्पोर मतलब एस्कोमाइसिटीज, याद करूंगा सारी चीजें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊस्पोर आपके किस में होगा, सारी चीजें आगे वापस डिटेल में बताऊंगा।
अब लैंगिक जनन के चरण के मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले होगा प्लाज्मोगेमी, उसके बाद होगा कैरियोगेमी, और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस। सर बता दीजिए क्या है, दो आपके चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। सबसे पहले उसका क्या मिलता है, प्रोटोप्लाज्म। जैसे ये युग्मक है, ये आपके युग्मक है, अब ये युग्मक हो गया, युग्मक हो गया, तो युग्मक में जो प्रोटोप्लाज्म है, युग्मक के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है आपके पहले वो मिलेगा, पहले वो मिलेगा। सर चलिए ये प्रोटोप्लाज्म मिल गया, इसका और इसका आपस में प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, मिल गया। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म मिलता है, चाहे युग्मक आपके चल हो चाहे अचल हो, सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म ही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा क्या होगा बेटा, उसके बाद में कैरियोगेमी, मतलब बाद में केंद्रक मिलेंगे दोनों के। ठीक है सर, मिलाइए केंद्रक मिलाइए। अब प्रोटोप्लाज्म मिल गया, इसके यह केंद्रक रहा पीले कलर का, ये केंद्रक रहा, तो ये प्रोटोप्लाज्म के बाद आपके कौन मिलेंगे, केंद्रक मिलेंगे। तो ये प्रोटोप्लाज्म के बाद मिलेंगे, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद कैरियोगेमी होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपके अगुणित क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। अब जैसे ये युग्मनज बना यहाँ पे, ये आपके इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उससे क्या बनेंगे बेटा, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ कौन सा हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको करवा दी। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं डाइकैरियोन की। डाइकैरियोन मतलब आपके पहले n+n अवस्था होती है, उसके बाद 2n होती है। ठीक है, मतलब यहां पे जो केंद्रक मिलेंगे ना, पहले n+n में मिलेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, 2n बनेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डाइकैरियोन अवस्था कहते हैं। ये चीज आपको क्या रखनी है, आपके याद रखनी है। सर ये किस किस में होती है, सारों में होती है क्या, नहीं, ये एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज में दो केंद्रक तुरंत संलयन नहीं होते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, द्विकेंद्रक अवस्था कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं। मतलब पहले n मिलेंगे, n+n लिखे जाएंगे, उसके बाद 2n होगा, सीधे 2n नहीं होगा। ठीक है, किसमें, आपके सिर्फ बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। तो मैंने क्या बताया आपको, सर आपने ये बताया कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा लैंगिक जनन में, उसके बाद कैरियोगेमी होगा, मतलब उसके पहले प्लाज्मा मिलेगा, उसके बाद केंद्रक मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी। सर आपके क्या बन गया, युग्मनज बन गया। युग्मनज में अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे स्पोर बनेंगे। सर हमने तो बहुत जगह पढ़ा है कि आपके युग्मनज बनता है ना, उससे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां स्पोर बनाने के लिए बाद में भी होता है। यहां किसमें, कवक में। स्पोर बनाने के लिए बाद में भी आपके युग्मनज से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है बच्चे, और डाइकैरियोन अवस्था क्या है कि आपके सीधे 2n नहीं होता, जब दो केंद्रक मिलते हैं तो n+n अवस्था में साथ में रहते हैं, उसके बाद 2n होता है। ये किस किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है और बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। ठीक है, चलिए अब आपके आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी बेटा, फाइकोमाइसिटीज की। अब फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, अगर ट्रिम की बात की जाए तो राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। आर का मतलब हो जाएगा बेटा आपके क्या हो जाएगा, राइजोपस। क्या हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा, ये रहा राइजोपस। ठीक है, अगर ए की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एल्बुगो। क्या हो जाएगा, एल्बुगो हो जाएगा। और अगर एम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा। राम से याद रखना है। और राम क्या है, फेंकू है। क्या है, फेंकू है राम। राम क्या है, फेंकू है। वो बोलता है कि आपके ये आपके क्या है, मेरे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग में मेरे पास कितने हैं, 10 माले हैं, लेकिन उसके माले नहीं है। 10 जितनी बड़ी तो दिखती है, लेकिन आपके बीच में कोई छत नहीं है। बीच में कोई छत नहीं है तो सारे केंद्रक एक जगह पाए जाते हैं। सारे केंद्रक एक जगह पाए जाते हैं, मतलब कैसा है, अपट्टीय। कैसा है बेटा, अपट्टीय है। कैसा है, आपके अपट्टीय है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें जो आपके तंतु होता है वो अपट्टीय होता है। सर अपट्टीय का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, कोई किसी प्रकार का पट नहीं पाया जाता। तो राम क्या है, फेंकू है। वो बोल रहा है मेरे पास 10 माले की बिल्डिंग है, लेकिन बीच में तो कोई है ही नहीं माड़ा। ठीक है, एक नीचे वाली छत बना रखी है, ऊपर वाली छत, बीच में सब खाली। ठीक है, मतलब केंद्रक सारे पास पास, मतलब कोई प्रकार का पट नहीं। देखिए आगे इसमें लिखा है, सारी चीजें लिखी है। ठीक है, और राइजोपस हो जाएगा, एल्बुगो हो जाएगा और म्यूकर हो जाएगा। सर फेंकू का मतलब क्या हो जाएगा, फेंकू का मतलब हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल।
ठीक है, कौन सा, राइजोपस, दूसरा आपके कौन सा हो गया, एल्बुगो, तीसरा हो गया म्यूकस, और इससे आपके क्या याद करते हो, फेंकू, मतलब उसमें अपठ्य आपके क्या पाए जाते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल हो गए क्लियर, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्बुगो हो गया, ये सरसों का परजीवी होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, अब अगर बात की जाए तो इसमें जो माइसीलियम होते हैं, सर माइसीलियम क्या होते हैं, जो जाल होता है ना, माइसीलियम मैंने जाल बताया था, जाल बताया था। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, अपट्टीय होता है। कैसा होता है, अपट्टीय, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की जो हाइपी होता है, मतलब जो एक तंतु होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई पट नहीं पाया जाता। तो कैसे हो जाएंगे, अपट्टीय हो जाएंगे। ठीक है, और कैसे हो जाएंगे, संकोशिकीय। संकोशिका मतलब बहुत सारे केंद्रक आपके साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। हाँ जी सर, बिल्कुल बताई थी। अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु के द्वारा भी होता है, और ये बीजाणु धानी में आपके अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंतर्जात रूप से कैसे उत्पन्न होते हैं सर बताइए। अगर बात करूं बेटा, देखो अंतर्जात रूप से कैसे उत्पन्न होते हैं, ये आपके बीजाणु धानी हो गए, तो यहां बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे, अंतर्जात रूप से क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी। ठीक है, तो बीजाणु आपके कैसे होते हैं, आपके अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चल बीजाणु भी होते हैं, अचल बीजाणु भी होते हैं। चल भी हो गया, अचल भी हो गया। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, इनका आवास क्या होता है, जलीय, आपके जल में हो सकते हैं, सड़ी गली लकड़ी पे हो सकते हैं, और आपके आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, आवास बता दिया, माइसीलियम बता दिया, अपट्टीय होते हैं, सिंसाइटियम होते हैं, अलैंगिक जनन चल और अचल बीजाणु द्वारा होते हैं, और ये अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उदाहरण के बारे में बता दिया, तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या है, राम फेंकू है, राम क्या है, फेंकू है, और राम फेंकू है मतलब एग्जाम्पल याद हो गए, फेंकू मतलब फाइकोमाइसिटीज क्यों फेंकू है, क्योंकि उसमें आपके कोई किसी प्रकार का पट नहीं है। पट नहीं है मतलब बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, चल अचल बीजाणु होते हैं, और वो भी अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, मतलब अंदर की तरफ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, फाइकोमाइसिटीज में। सर ठीक है, फाइकोमाइसिटीज तो हो गया, अगला बताइए जल्दी से। अगला बेटा बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, जिसे थैली कवक भी कहते हैं, जिसे सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, थैली फंजाई या सैक फंजाई भी कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। सर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में अभी आपने बताया था, ये वाली अवस्था पाई जाती है, प्लस पहले n+n, उसके बाद क्या बनेगा 2n, डाइकैरियन अवस्था पाई जाती है। हाँ जी बच्चे, लैंगिक जनन में इसमें पाई जाती है, इसके अगले वाले में भी पाई जाती है। आइए बताता हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आवास देखो, आवास होता है मृत जीवी होता है, अपघटक होते हैं, परजीवी हो सकते हैं, समल रागी, मतलब आपके जो मल पदार्थ खाते हैं ना उनको बात करते हैं, गोबर पे उगने वाले, गोबर मल ही होता है। ठीक है, गोबर पर उगने वाले समल रागी कहलाते हैं। ठीक है, इनका माइसीलियम कैसा होगा सर, पट्टीय होगा। पट्टीय मतलब ये फेंकू नहीं है, पट पाए जाते हैं, और कैसा होगा, साकित होगा। कैसा होगा बेटा, साकित होगा। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी। चलिए सर ये ठीक है, आगे बताइए सर। अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा, जो कि आपके कोनिडियोधर पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात से कैसे सर, जैसे अगर बात की जाए ये कोनिडियोधर है और इस पे आपके बहिर्जात रूप से उत्पन्न होंगे, ऐसे उत्पन्न होंगे। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, बाहर की तरफ क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो आपके क्या होंगे, बहिर्जात रूप से क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर द्वारा। हाँ जी सर, आपने बताया था एस्कोस्पोर, पहले ऐसे उसके बाद ऐसे, उससे उत्पन्न होंगे। हाँ जी ठीक है, जो थैलीनुमा एस्कस में आपके अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। देखो कोनिडियोधर आपके बहिर्जात रूप से उत्पन्न, कोनिडियोधर बाहर उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर एस्कोस्पोर की बात की जाए तो एस्कोस्पोर भी कहां उत्पन्न होंगे, अंदर उत्पन्न होंगे। सर इसमें भी आपने अंदर बताया था। हाँ जी, इसमें क्या थे, आपके अंतर्जात रूप से उत्पन्न थे, लेकिन नाम नहीं दे रखा था सर, कुछ नाम नहीं दे रखा था सर। ठीक है, तो आइए इसमें कौन सा होता है, फाइकोमाइसिटीज में आपके स्पोर अंदरजात रूप से उत्पन्न होते हैं, इसमें भी आपके बहिर्जात रूप से भी उत्पन्न होते हैं, अंतर्जात रूप से भी उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात रूप से कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर, और एस्कोस्पोर क्या होते हैं, लैंगिक जनन के स्पोर होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसके, कोनिडियोधर की बात की जाए तो कोनिडियोधर आपके कैसे उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। अभी बहिर्जात के रूप में मैंने सिर्फ एक बताया, कौन सा, कोनिडियोधर। तो आपको जितने भी होंगे अंतर्जात आपको याद नहीं रखने, सिर्फ बहिर्जात याद रखना है। उसके बाद जितने भी स्पोर होंगे वो कौन से होंगे, अंतर्जात रूप से। तो बहिर्जात वाला कोनिडियोधर याद है, उसके बाद जितने भी है, उससे पहले बताया था, अभी और बताऊंगा आगे, वो सारे अंतर्जात रूप से क्या होंगे, उत्पन्न होंगे।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आपके इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? आपके एस्परजिलस हो जाएगा, ठीक है, आपके क्या हो जाएगा? क्लेविसेप्स हो जाएगा, ठीक है, आपके न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा क्या करता है? आनुवांशिक शोध में उपयोगी है। यीस्ट हो जाएगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिससे अल्कोहल बनती है, किसका सदस्य है? एस्कोमाइसिटीज का। हाँ जी, बताया मैंने आपको। पेनिसिलियम हो जाएगा, मॉरल्स हो जाएगा और ट्रफल्स हो जाएगा, ये खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज के बारे में अगर सिंपल रिवीजन बताऊं, एस्कोस्पोर पाए जाते हैं जो अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कॉनिडियोधर पाए जाते हैं जो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। एस्कोस्पोर जो होते हैं N+N, इसमें जो लैंगिक जनन होता है N+N, उसके बाद 2N बनते हैं, मतलब डाइकैरियन होता है, पहले बताया था मैंने। ठीक है, ये बताया था। और क्या बताया था? एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, और क्या होते हैं? पट्टिए होते हैं। फैकू नहीं है ये, फैकू सिर्फ राम ही था। फैकोमाइसिटीज में सिर्फ आपके अपट्टिए होते हैं, बाकी सब में पट्टिए होते हैं। आगे बताऊंगा और देखते रहना। चलिए आगे बात करते हैं बेटा कि आपके बेसिडियोमाइसिटीज में इनमें क्या आते हैं? इनको कहते हैं मशरूम कहते हैं, ब्रैंक्ट फंजाई कहते हैं या पप बॉल कहते हैं। और इनका माइसिलियम कैसा होता है? साकित और पट्टिए, मतलब जैसा एस्कोमाइसिटीज का वैसा वैसा आपके कैसा होगा? आपके किसका होगा बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज का, मतलब आपके पट पाए जाते हैं और कैसा होता है? साकित होता है। ठीक है सर। अलैंगिक जनाणु, आपके बीजाणु इसमें सामान्यतः नहीं होते, अलैंगिक बीजाणु नहीं होते। ठीक है, कायिक जनन द्वारा क्या होता है? विखंडन होता है। अलैंगिक कायिक जनन में कौन सा होता है? विखंडन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में आपके लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन लैंगिक जनन होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, और इससे बनी संरचना क्या कहलाती है? आपके क्या कहलाती है? बेसिडियम। और बेसिडियम में आपके क्या होगी? कैरियोगैमी होगी। पहले प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी होगी, उसके बाद मियोसिस होता है। और इसमें कितने बेसिडियोस्पोर बनते हैं? 4 बनते हैं। और चारों कैसे बनते हैं? बहिर्जात से। 2 बताएं बहिर्जात से। अभी कौन कौन से? एक तो बेसिडियोस्पोर बहिर्जात, और दूसरा कौन सा हो गया? कॉनिडियोधर बहिर्जात। अंतर्जात वाला मैंने एक बताया, अभी कौन सा? एस्कोस्पोर वाला। ठीक है, तो ये आप एक जगह लिख देना, अंतर्जात और बहिर्जात रूप से कौन उत्पन्न होता है, तो एक जगह लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, अब बात करें इसमें क्या आ जाएगा? एगरेस का आ जाएगा, आपके क्या आ जाएगा? समट आ जाएगा, ठीक है, और पक्सिनी आ जाएगा, ठीक है, यूस्टलिगो, ठीक है, ये आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ये क्या हो गया? बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के बारे में सिंपल बताऊं तो इसमें पट्टिए होते हैं, साकित होते हैं सर, ठीक है। बेसिडियोस्पोर होते हैं। पहले आपके कैसे जुड़ेंगे सर? पहले सर प्लाज्मा आएगा। कौन आएगा? प्लाज्मा आएगा। उसके बाद कौन आएंगे? केंद्रक आएंगे। कौन आएंगे? केंद्रक आएंगे, ठीक है सर, केंद्रक आगे। उसके बाद क्या होगा सर? N+N वाला, ये वाला रूल होगा। और उसके बाद क्या होगा सर? 2N होगा। यही तो बताया, यही तो लिखा है, ठीक है। ये हो गया तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज। और अगले के बारे में बात करूं तो ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया, जिसे अपूर्ण कवक कहते हैं। अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं, इसका रीजन बता देता हूं। केवल अलैंगिक या कायिक जनन प्रावस्था ज्ञात है, लैंगिक प्रावस्था इसमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण कवक कहते हैं। इसका भी कैसा होता है? माइसिलियम, साकित और पट्टिए होता है। बेटा एक का ये अपट्टिए होता है, सबसे पहले वाले का फाइकोमाइसिटीज का, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सर नाम नहीं याद होते, नाम याद करने की ट्रिक बताओ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, पी से शुरू हुआ, फिर आपको क्या लिखना है? ए लिखना है, एस्कोमाइसिटीज, फिर क्या लिखना है? बी लिखना है, बेसिडियोमाइसिटीज, फिर क्या लिखना है? डी लिखना है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, PABD, ठीक है। ये लिखोगे तो आपके क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। फाइकोमाइसिटीज, ये क्या हो जाएगा? एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ये कैसा हो जाएगा सर? ये आपके अपट्टिए होता है। बाकी तीनों कैसे होते हैं? पट्टिए और साकित होते हैं, ठीक है। सारी चीजें बेटा मैंने आपको बता दी। इसमें जन्म किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। आपके कार्य क्या है? मुख्य रूप से अपघटक है, खनिज चक्रण के क्या करते हैं? मदद करते हैं। अल्टरनेरिया हो गया, आपके क्वालिटोट्राइकम हो गया, और आपके ट्राइकोडर्मा हो गया। ये 3 आपको याद रखने, ठीक है। ये आपके डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको, लैंगिक जनन किसमें ज्ञात नहीं है? पहला सीधा क्वेश्चन, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अपूर्ण कवक किसे कहते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज को। सारी चीजें यही है बेटा। खनिजों के आपके मुख्य रूप से अपघटक किस में होते हैं? आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और खनिज चक्रण में आपके मदद कौन करते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ये हो गया आपके किसके बारे में? आ दे रखा है म्यूकर के बारे में। किसके बारे में? म्यूकर के बारे में। ये लिखा है म्यूकर, ठीक है। उसके बाद आपके ब वाला डायग्राम दे रखा है किसके बारे में? एस्परजिलस के बारे में। किसके बारे में? एस्परजिलस,
ठीक है, और आपके ये दे रखा है सी किसके बारे में, एगेरिकस के बारे में, ये दे रखा है। चलिए अब ये हो गया आपके किसके बारे में, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में, और ये मैंने आपके क्या करा दिया, कवक कंप्लीट करा दिया। अब अगर कवक के बाद मैं बात करूं बच्चे, कवक के बाद अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करेंगे सर, आपके ये तो पूरे आपके 3 पढ़ा दिए, इसमें 3 ही थे, लेकिन इसके अलावा आपके विषाणु के बारे में दे रखा है, वायरस के बारे में दे रखा है, आपके प्रायोन्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो आइए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले विषाणु की बात करते हैं। विषाणु को 5 जगत प्रणाली में आपके शामिल नहीं किया गया, सीधा लिखा है 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, नॉन सेल्यूलर जीव है, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका है ही नहीं, ना प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक। तो किस में रखे हैं, मोनेरा में रख नहीं सकते, उसके बाद प्रोटिस्टा में रख नहीं सकते, उसके बाद आपके कवक में रख नहीं सकते, पादप में रख नहीं सकते, जंतु में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सर कोशिका ही नहीं है ना। अगर प्रोकैरियोटिक होती तो सर मोनेरा में रख देते, कोशिका है ही नहीं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। सजीव कोशिका के बाहर ये निष्क्रिय होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, निष्क्रिय, लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर जाते हैं ये सजीव की तरह हो जाते हैं। विकल्पी है, कैसे हैं, अविकल्पी परजीवी है, अविकल्पी परजीवी, सॉरी अविकल्पी क्या हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे। मतलब सजीव कोशिका के बाहर तो आपके मृत की तरह, निष्क्रिय की तरह काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सजीव कोशिका के अंदर आएंगे बेटा आपके कैसे काम करेंगे, एक सजीव की तरह कार्य करेंगे। इसकी खोज की बात की जाए तो खोज की बेटा आपके डीजे इवोनिस्की 1892 1892, ठीक है। तंबाकू के आपके एक तंबाकू में रोग होता था मोजेक रोग, के रोगाणु की पहचाना, रोगाणु को पहचाना, और ये बैक्टीरिया से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इनको किनको, वायरस को, तंबाकू मोजेक रोग करते थे। ठीक है, किसने पहचाना, डीजे इवोनिस्की ने। कब पहचाना, 1892 में। ये विषाणु से, सॉरी जीवाणु से भी छोटे होते हैं, जीवाणु से छोटे होते हैं, विषाणु है ना। ठीक है, दूसरा आपके एमडब्ल्यू बेंजेरिक, ये कब, 1898 में। इन्होंने आपके क्या किया, कंटेनियम वायुम फ्लूइड, ठीक है, संक्रामक जीवित तरल कहा इसको, कि इसमें एक ऐसा तरल होता है जिससे रोग फैल सकता है। ठीक है, तीसरा है बेटा WM स्टानले। ठीक है, कब, 1935 में बताया कि वायरस को आपके रवेदार बनाया जा सकता है। वे मुख्यतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, ट्यूशन कहीं से पूछ सकता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा तो मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, वैज्ञानिक और नाम, किसने क्या कहा, किसने आपके तरल संक्रामक जीवित तरल कहा, किसने आपके खोजा सबसे पहले, किसने आपके रवेदार क्रिस्टल प्रोटीन बताया, ये सारी चीजें कब बताया, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे वाले पॉइंट के बारे में। विषाणु के बारे में ही पढ़ेंगे, विषाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर संरचना की बात की जाए तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी, आपके दोनों कभी नहीं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, या तो कभी या डीएनए होगा क्या, या आरएनए होगा। अगर किसकी बात की जाए, आनुवांशिक पदार्थ की। प्रोटीन आवरण होता है जिसे आपके क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी उपिकाइयों कैप्सोमियर से आपके मिलकर बना होता है। सर बता दीजिए ना एक बार। हाँ जी बच्चे, ये इसके अंदर आपके क्या होता है, ये आपके कैप्सोमियर है। क्या है, कैप्सोमियर है, छोटी छोटी इकाइयां हैं, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको आपके 12th के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने यहाँ नहीं, 11th में तो नहीं है ज्यादा, 12th के चैप्टर में इसके बारे में दे रखा है। ये क्या है, विषाणु है, और विषाणु का नाम क्या पता है, जीवाणु भोजी, जीवाणु को खाने वाला विषाणु। जीवाणु को खाने वाला मतलब जीवाणु को रोग करने वाला विषाणु, जीवाणु को मारने वाला विषाणु, रोग करता है ये। ठीक है, तो ये जीवाणु भोजी हो गया, ये विषाणु है। ठीक है, इसमें आपके डायग्राम भी आ सकता है, ये शीर्ष वाला भाग है। ठीक है, ये और ये किसका बना होता है, कैप्सिड कहलाता है। पूरा क्या कहलाएगा, कैप्सिड, और छोटी छोटी इकाइयां कैप्सोमियर कहलाएगी। ठीक है, और ये किसका बना होता है, प्रोटीन का, शीर्ष वाला भाग। उसके बाद इसमें कॉलर होती है, उसके बाद इसमें आपके कॉलर पे आच्छाद पाया जाता है, और नीचे आपके क्या होते हैं, तंतुपुच्छ होते हैं। और ये आपके कौन सा है बेटा, तंबाकू मोजेक वायरस है। इसमें भी ये जो छोटी छोटी इकाइयां दिख रही है अंगूर जैसी आपको, ये क्या कहलाती है, कैप्सोमियर कहलाती है, और पूरे को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और इसमें ये आपके एकल रज्जु कौन सा है, आरएनए है, आरएनए पाया जाता है इसमें, आरएनए रोग करता है। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम हो गया। तो मैंने ये चीजें बता दी कि जो प्रोटीन का आवरण होता है उसमें आपको कैप्सिड कहते हैं, और छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो या तो डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए। ये चीज याद रखें।
बहुत सिंपल है। चलिए आगे आगे बात करते हैं बेटा। आगे अगर बात करें प्रकार की, तो पादप वायरस आपके कैसे होते हैं? सामान्यतः आपके SSRNA होते हैं, मतलब एकल रज्जुक होते हैं। कैसे होते हैं? एकल रज्जुक होते हैं, ये याद रखना है। पादप में जो आपके वायरस होते हैं उसमें आपके एकल रज्जुक RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पादप में एकल रज्जुक RNA पाया जाता है। पादप के जो रोग होते हैं ना, पादप के जो रोग होते हैं वायरस के द्वारा होते हैं, उनमें जो पादपों को रोग करने वाला वायरस है उसकी बात कर रहा हूं, पादपों की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। पादप तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। दूसरा जंतु वायरस होते हैं, वो भी SSRNA होता है उनमें, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड RNA होता है या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। जंतुओं में जो रोग करते हैं विषाणु, उनमें आपके RNA डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो अभी मैंने बताया, उसमें आपके क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। देखो दोनों में, तंबाकू मोजेक में सर RNA पाया जाता है। कहां सर? अभी मैंने डायग्राम में बताया, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो डायग्राम था जीवाणु गोजी, उसमें DNA पाया जाता है, वो भी कैसा? डबल स्टैंडर्ड, मतलब द्विरज्जुक। वो संक्रामक आपके होगा, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ कौन है? DNA। चलिए आगे बात करते हैं, रोग कौन कौन से हो सकते हैं वायरस से? मम्स हो सकता है, चेचक हो सकता है, हर्पीज हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, एड्स हो सकता है। पादपों में आपके मोजेक रोग हो सकता है, पत्तियों का मुड़ना हो सकता है, पीलापन, बोनापन, ये सारे किसकी वजह से देखे जाते हैं? विषाणु की वजह से देखे जाते हैं। तो ये किसके बारे में हुआ? विषाणु के बारे में हो गया, जो कि बहुत इजी है। आइए आगे, ये विषाणु की संरचना, ये इसमें क्या पाया जाता है सर? ये आपके इसमें आपके होगा डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ये आपके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये क्या होगा? आपके तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस के बारे में आगे बात करते हैं। आगे किसके बारे में बात करते हैं? वायरॉइड के बारे में बात करते हैं। वायरॉइड की खोज करने वाले कौन थे? वायरॉइड की खोज करने वाले टीओ डाइनर थे, उन्होंने 1971 में वायरॉइड खोजा, ठीक है। वायरस से छोटे होते हैं ये, बैक्टीरिया से छोटे वायरस, वायरस से छोटे वायरॉइड, ठीक है। तो आकार में बता देता हूं यहाँ पे। सबसे बड़े कौन होंगे सर? जीवाणु, इन छोटे वालों में, ठीक है। जीवाणु से छोटे कौन होंगे सर? विषाणु। और विषाणु से छोटे कुछ होगा सर? हाँ जी बेटा, विषाणु से छोटा होगा वायरॉइड, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। केवल RNA होता है, इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ RNA पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता। प्रोटीन आवरण भी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। केवल क्या होगा? RNA होगा। RNA का आणविक भार क्या होता है? कम होता है, और ये रोग करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज। आलू में रोग करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज करते हैं। इनमें सिर्फ RNA होता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता। सर विषाणु में प्रोटीन आवरण पाया जाता है सर, और आपके आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। लेकिन वायरॉइड में सिर्फ आपके आनुवंशिक पदार्थ होता है, और कौन सा होता है? RNA। प्रोटीन नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। और इसका आणविक भार भी क्या होता है बेटे? कम होता है, और रोग करता है पोटैटो स्पिंडल वायरस, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं, प्रायोन्स की बात करता हूं। प्रायोन्स क्या होते हैं? असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन हैं, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं, और जो संक्रमण करते हैं। सर इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ कौन है? प्रोटीन है, DNA RNA नहीं है। जबकि इसमें DNA RNA है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। आकार में वायरस के समान होते हैं, तो इनका आकार अगर बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? वायरस के समान। तो कौन होते हैं? प्रायोन्स। किसके समान होते हैं? वायरस के समान होते हैं। और मवेशियों में आपके मैड काउ, पागल गाय, ठीक है, आपके डिजीज करते हैं। और मनुष्य में आपके कौन सा करते हैं? CR जैकब डिजीज करते हैं, CJD, ठीक है, CR जैकब डिजीज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लाइकेन की बात की जाए, लाइकेन में मैंने पहले ही बताया कि कवक होता है और शैवाल होता है, ठीक है, जिसे आपके फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट, उसके भाग को कहते हैं। कवक वाले भाग को कहते हैं आपके कौन सा? माइकोबायोंट, और शैवाल वाले भाग को फाइकोबायोंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेवलांस और कवकांस हिंदी में, सेवलांस और कवकांस एक बार आप NCERT में देख लेना, ठीक है। शैवाल भोजन बनाता है, कवक, शैवाल क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि उसमें आपके वर्णक पाए जाते हैं। और कवक क्या करता है? आश्रय और खनिज देता है, किसको? शैवाल को, ठीक है। और वो भोजन देता है किसको? कवक को। ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये विशेषकर जहां SO2 होगा वहां नहीं उगते हैं। और SO2 कैसा है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में ये आपके नहीं उगते लाइकेन, ठीक है। तो मैंने लाइकेन के बारे में बताया कि लाइकेन में कवक होता है जिसको आपके कवकांस कहते हैं, और शैवाल होता है उसको सेवलांस कहते हैं। ये दोनों जुड़ के, दोनों मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। सहजीवी संबंध है एक प्रकार का, ठीक है। ये मैंने आपके पढ़ाया था उस टाइम। चलिए हम डिटेल में पढ़ा दिया।
इसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, इसमें सिर्फ आपके प्रोटीन होता है, ये देखिए सिर्फ प्रोटीन, जो कि क्या होता है, संक्रामक होता है। और इसमें सिर्फ आपके क्या होता है, आरएनए, प्रोटीन नहीं होता। जबकि इससे पहले मैंने विषाणु बताया, उसमें प्रोटीन भी होता है और आपके क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए भी होते हैं। ठीक है, ये ऐसे कंपैरिजन करके अगर पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये आपके बहुत एग्जाम में आ रखा है। इसमें आरएनए का अणुभार कैसा होता है, कम होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी। आकार की बात की जाए, सबसे आगे जीवाणु, जीवाणु के बाद विषाणु, विषाणु और प्राइम्स बराबर होते हैं। और सबसे छोटे कौन होते हैं, वायरस होते हैं। सबसे छोटे कौन होते हैं, वायरस होते हैं। बहुत ही इजी हो गया। तो ये था बेटा किसके बारे में, आपके चैप्टर में, चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, और चैप्टर 2 आपके ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्या की है, कवर की है। बहुत ही आसान आसान शब्दों में मैंने कवर की। ठीक है, अब आपको, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है, चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए। ठीक है, सब इसी में से आएगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आने वाला, कहीं से कुछ नहीं आने वाला, सब यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए बेटा। ठीक है, आपको हर तरफ से आपकी बेटा मदद ही की जाएगी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। और तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि सर मुझसे बात नहीं कर रही है, आप मेरी मदद कीजिए, नहीं बेटा, सॉरी, माफ करना मुझे। ठीक है, तो अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो इस टेलीग्राम चैनल की सहायता से आपकी मदद की जाएगी, बिल्कुल, जो मेरे से संभव होगी। तो ये चैप्टर आपके यहां समाप्त होता है। और उसके बाद मैं आपको बेटा चैप्टर नंबर 3 यानी कि पादप जगत पढ़ाऊंगा। तो एक बार आप ये कीजिए, ये 2 जो चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने, उनकी आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए बड़े अच्छे तरीके से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत एनसीईआरटी इजी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। 12th के एनसीईआरटी में कल्पनाएं बहुत ज्यादा करवाई गई है। तो ये आपकी 11th की एनसीईआरटी बहुत सिंपल वे में है, टेंशन नहीं लेनी है। और अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, मैं आपको जरूर हर लाइन का मतलब समझाऊंगा। वैसे मैंने इस वीडियो में आपको हर लाइन का मतलब समझा दिया है। तो बेटा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।